हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम अपनी टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास भी इसी से रिलेटेड थी, इसमें हमने मराठा, पेशवा और आंग्ल युद्ध को डिस्कस किया था। और आज भी हमारी यही वाली क्लास रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बाजीराव प्रथम ने, मतलब पहले पूछा गया कि आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, ये आपको बतानी है। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के सम्राट की ओर से सैयद बंधु से स्वराज्य का फरमान प्राप्त किया था। अब दिल्ली समझौता होता है 1719 में। उसी के दौरान एक फरमान इनको प्राप्त होता है, किनको, मराठों को, जिसमें साहू जो था गद्दी पर बैठा था मराठा, उसको पूरे जो जितने भी मराठा हैं, बहुत सारे मराठे थे, पुराने हैं नए हैं एरियाज हैं, तो उन जिन क्षेत्रों को मराठे में से प्रमुख एक को मानना था, तो साहू को प्रमुख मान लिया था इस समझौते के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जितने भी विजित क्षेत्र है, जितना भी इनका अपना एरिया है, उनका प्रमुख साहू को मान लिया गया था इस समझौते अकॉर्डिंग। बहुत सारी बातें इसमें थी, हमने सब पढ़ी हुई है, क्लास में जाके देख लेना आप। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के सम्राट की ओर से सैयद बंधुओं से स्वराज्य का फरमान प्राप्त किया। अब देखिए, 1719 में एक समझौता होता है जिसको क्या बोलते हैं, दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता। इस समझौता किसके बीच होता है? इसमें होते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि आपको इनका टाइम याद होगा। कौन था अभी इनका टाइम? इनका टाइम क्या था? 1713 से 1719, ठीक है। 1719 तक का टाइम है, 1720 की 19 का एंड ही आप लगा के चलिए। फिर उसका जो टाइम है इसके बेटे का 1720 से 1740 है। अब ये समझौता हुआ 1719 में, तो ये बाजीराव प्रथम के टाइम में नहीं हुआ था, ये बालाजी विश्वनाथ के टाइम में हुआ था। तो ये बाजीराव प्रथम के टाइम में नहीं हुआ, तो आपको बस ये याद रखना, यहाँ पे जो है ये नाम गलत है। बालाजी विश्वनाथ ने बसीन पर अधिकार करने के प्रयोजन से पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। सैन्य अभियान पुर्तगालियों के विरुद्ध बालाजी विश्वनाथ ने नहीं किया। सैन्य अभियान जो हुआ था वो बाजीराव प्रथम के टाइम में हुआ था, और उसका भाई था, उसका छोटा भाई चिमनाजी आपे, वो इस अभियान के लिए गया था, जिसमें उसने बसीन और सालसेट का द्वीप पुर्तगालियों से छीन लिया था। पुर्तगालियों को एक मजबूर किया था कि आपको क्या करना है, जो भी बंदरगाह आप यूज करते हो व्यापार के लिए, आपको वहां का टैक्स हमें देना है, और सभी जहाजों का आपको परमिट लेना है। तो ये सारी कहानी है बाजीराव प्रथम के समय में हुई थी। तो ये वाला भी गलत है। तो इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, तो दोनों ही गलत है। यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ आना है और यहाँ पे बाजीराव प्रथम आना है, मतलब ऐसे ये वाला अलग अलग नाम है इनके, तो दोनों ही गलत है। ये इसका फादर था बालाजी विश्वनाथ, और बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का बेटा था। नेक्स्ट चलते हैं। मराठा आंदोलन ने शाहीजी द्वारा उड़ीसा में एक वास्तविक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का आरंभ किया था। शाहजी, साहूजी या शाहजी, कुछ भी लिखा है। इसका टाइम था 1707 से 1749। साहू जो गद्दी पर बैठा है मराठा, ठीक है, शिवाजी का जो पोता है साहू, उसका टाइमिंग था 1707 से 1749 का टाइम है। और ये मराठा आंदोलन को जो उड़ीसा वाला एरिया मिला था, इस 1751 में मिला था, ठीक है। ये 1751 में मिला था। और उस वक्त टाइम किसका था? उस वक्त टाइम था बालाजी बाजीराव का, ठीक है। बालाजी बाजीराव का टाइम था, और बालाजी बाजीराव के टाइम में रघुजी भोसले के द्वारा जो है अलीवर्दी खान ने इसको उड़ीसा एरिया दे दिया था। बंगाल का हिस्सा था उड़ीसा, वो वाला एरिया है, इनको दे दिया था, मराठों को या पेशवा को, किसी को भी लगा लीजिए, इनको मिल गया था। उस वक्त टाइम था बालाजी बाजीराव का। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अलीवर्दी खान ने ये उड़ीसा वाला एरिया इनको दिया था, क्योंकि उस पर रघुजी भोसले ने अटैक किया था और उससे छीन लिया था। तो कुल मिला के मराठा राज्य में इन्होंने शामिल कर लिया था उड़ीसा को 1751 में, ठीक है। तो ये साहूजी वाला एरिया तो चीजें नहीं है, क्योंकि साहूजी तो 1749 तक रहे थे, तो ये गलत है। पेशवा के पद पर बाजीराव 1720 में आरूढ़ हुए थे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो पेशवा के पद पर बैठे थे बाजीराव, वो कब बैठे थे? वो 1720 में बैठे थे, बिल्कुल 1720 से 1740 में। मराठों द्वारा राजस्थान दोआब के कुछ भाग एवं पंजाब पर आधिपत्य का प्रयत्न 1741 में किया गया था। तो ये भी राइट है।
क्योंकि मराठी जो राजस्थान पर नहीं, इन्होंने अपना चौथ और सरदेशमुखी नहीं वसूल करते थे ये, ठीक है। सिर्फ अजमेर वाले एरिया पर इनका प्रत्यक्ष निरंतर था। और मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो है ना, यहाँ से खराज या फिर एक तरह से इनका खानदानी टैक्स लिया करते थे, कुछ इस तरह का टैक्स वहाँ पे था, जिसको खराज भी बोला गया है। तो ये वाला जो है यहाँ से टैक्स लेते थे, इन पर कोई अधिकार नहीं था। पर जो दोआब वाला एरिया, राजस्थान और दोआब के कुछ एरिए एवं पंजाब पर जो आधिपत्य करने की कोशिश 1751 में की गई थी, जब किसका टाइम था, बालाजी बाजीराव का। तो ये वाली जो दो स्टेटमेंट मैंने बताई आपको, ये एक्स्ट्रा है, याद रखना। मराठा आंदोलन, मराठा सरदार के नेतृत्व में होने वाला आंदोलन है। ऐसा कहा गया था कि मराठा जो सरदार थे उन्होंने मराठा में एक आंदोलन किए थे। तो ये वाली कहानी भी ठीक है। तो तीन, दो, तीन और चार राइट बताए गए हैं, दो, तीन और चार, ठीक है। बाकी फर्स्ट वाला रोंग है। नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद थी, किसी प्रकार के कैबिनेट नहीं थी। ऐसा तो नहीं है, उनकी पूरी एक कैबिनेट ही बोली जाती थी। 8 जो मंत्री थे एक कैबिनेट की तरह ही होते थे, सब अपने अपने डिपार्टमेंट में कार्य करते थे और सचिव की तरह कार्य करते थे और शिवाजी के अधीन थे। तो ये वाला रोंग है, हम इसको तो नहीं मान सकते। शिवाजी के जो 8 प्रधान थे वो एक कैबिनेट की तरह ही कार्य करते थे। आठों मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे, ये राइट है। पर ये रॉन्ग है। तो आप जा सकते हो, एक गलत है और किंतु आर सही है। क्योंकि उसके जो 8 प्रधान थे उनके अपने अलग अलग डिपार्टमेंट थे, वे सचिव के रूप में कार्य करते थे, शिवाजी द्वारा नियुक्त किए गए थे, शिवाजी के अधीन ही वो कार्य करते थे, सचिव स्वतंत्र नहीं होते थे। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मिलान करने के लिए दिया आपको, और आपने पढ़ा होगा तो मिलान करना भी जरूर आएगा। तो ये तो मैंने आपको बहुत बार मतलब पढ़ाने की कोशिश की है कि इसको जितना हो सके अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि भाई छत्रपति साहू, संभाजी, शिवाजी द्वितीय, राजा राम, ये सारे आपको दिए गए हैं, साथ में डेट इनकी दी गई है। तो देखिए साहू के बाद एक तो सबसे पहले शिवाजी द्वितीय देखिए। शिवाजी द्वितीय कौन था भाई, मैंने कहा था तो शिवाजी द्वितीय लिखा है, या फिर इसकी माता जो थी वो ताराबाई लिखी आएगी, ताराबाई। और ताराबाई गद्दी पर कब बैठती है, 1700 से 1707 बैठती है वो, ठीक है। तो ताराबाई लिखा है या शिवाजी लिखा है, क्योंकि इसी को तो बिठाती है वो, बस ये संरक्षिका थी इसकी। तो ये 1707 से 1700 से 1707। अब हमने पढ़ा जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पर पहले तो राजा राम बैठता है, मतलब घोषित किया जाता है। पर तब तक संभाजी आ चुके होते हैं और संभाजी गद्दी पर अपने आप को छत्रपति घोषित कर देते हैं। तो उसकी मृत्यु कब हुई थी, जो है आपकी शिवाजी की जो मृत्यु होती है वो 80 मतलब 1680 में होती है। और 1680 से 89 तक कौन गद्दी पर बैठेगा, ये बैठेगा संभाजी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साहू। साहू गद्दी पर कब बैठेगा, जब ताराबाई के साथ युद्ध होगा और युद्ध होने के बाद इसको हरा देगा। तो ये वाला जो टाइम है साहू का, कौन से वाला टाइम है भाई साहू का, 1707 से 1749। राजा राम जो गद्दी पर बैठते हैं वो बैठते हैं 1689 से 70 तक, ठीक है। देखिए शिवाजी की जो मृत्यु होती है, शिवाजी की जो मृत्यु होगी वो 1680 में हो जाती है, ठीक है। 1680 से 79 तक जो गद्दी पर बैठेगा वो संभाजी बैठेगा, संभाजी, ठीक है। शिवाजी के बाद ये आ जाता है इसका बेटा संभाजी, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि वैसे तो ये बहुत ही अभिमानी और घमंडी था, पर एक तरह से एक अच्छा खासा बाल साहित्यकार भी था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 89, 1689 से जो है 1700 तक कौन गद्दी पर बैठेगा, यहाँ पे राजा राम। ये कब बैठता आपको याद हो, संभाजी की मृत्यु हो जाती है। संभाजी को कौन मारता, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब इसको पकड़ लेता है और इसकी हत्या करवा देता है। इसका जो दोस्त था या इसका अधिकारी था कवि कलश, वो भी इसके साथ मारा जाता है। ये हमने कल के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो येसुबाई, ठीक है, येसुबाई थी साहू की माँ, ठीक है। साहू की माँ मतलब संभाजी की पत्नी, इसकी पत्नी जो है संभाजी की, या आप लगा लीजिए साहू की माँ, क्योंकि संभाजी का बेटा था साहू। तो ये सिपाहियों को चिंता होने लग जाती है कि मुगल है जो यहाँ मराठों की तरफ आ रहे हैं, तो हमें कैसे ना कैसे करके किसी को सिंहासन पर बैठाना है। तो राजा राम गद्दी पर बैठा था, ठीक है। राजा राम कौन था, ये जो था ये संभाजी का भाई था। संभाजी का भाई मतलब छोटा भाई था, संभाजी बड़ा था। ये गद्दी पर बैठता है और जब ये गद्दी पर बैठ जाएगा तो ये सुबाई इसको विशाल जो गढ़ है उसमें कैद कर देती है और मुगलों का सामना करती है। बाद
में मुगलों एक विश्वासघाती ने इनको पकड़वा दिया था, जिसमें येसुबाई की का पुत्र साहू, और साहू के बाद जो है इसकी पत्नी थी, जो ये सारे के सारे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये गिरफ्तार हो जाएंगे, इसकी बहन थी भवानी, सब गिरफ्तार हो जाएंगे। और तब तक गद्दी पर कौन बैठेगा? तब तक गद्दी पर राजा राम बैठा रहेगा। ठीक है, राजा राम के बाद फिर आएगा साहू। ठीक है, नहीं, राजा राम तो तब तक कैद में था ना। राजा राम के बाद अब जो बैठता है, जैसे राजा राम की मृत्यु होती है तो गद्दी पर बैठेगी ताराबाई, किसके साथ? शिवाजी द्वितीय के, 1700 से 1707 तक। ठीक है, ये गद्दी पर बैठेगी ताराबाई, किसके साथ? शिवाजी द्वितीय अपने पुत्र के साथ। और जब साहू आ जाता है, साहू के साथ होता है इनका, क्योंकि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु होते ही साहू को जो है छोड़ दिया जाता है कैद से। और कैद से छोड़ने के बाद फिर वो वापस यहाँ के अपना हक मांगेगा, और यहाँ पे जो है गद्दी पर बैठेगा। जो टाइमिंग था 1707 का, तो 1707 से 1749 तक अब ये गद्दी पर कौन बैठता है? ये गद्दी पर बैठेगा साहू। ठीक है, तो ये वाली डेट सारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित की तिथि क्रम को हमने पढ़ना है। देखिए, अगर आपने सारी घटनाएं पढ़ी होंगी तो याद भी होंगी। तो पहली देख लीजिए आप, ये पुरंदर की संधि 1765 में होती है, 22 जून 1765, जो जयसिंह और आपके शिवाजी के बीच होती है। ठीक है, तो इस पुरंदर की संधि में इसको काफी घाटा होता है। तो ये थी 1765 में। सूरत की जो लूट होती है वो कब होती है? सूरत की लूट होती है 1664 में। ठीक है, सूरत की को दो बार लूटता है। एक बार जो है वो आके जब वापस कैद से भागेगा, सब 1770 में लूटेगा। और एक बार वो 1764 में। कब लूटता है? जैसे ही शाइस्ता खां को पर वो अटैक करेगा, शाइस्ता खां के शिविर पर हमला करता है, शाइस्ता खां भाग जाता है। उसका नेक्स्ट जो उद्देश्य होता है सूरत को लूटना होता है, तो वो सूरत को लूटता है, वहां से 1 करोड़ रुपए लेते हैं। ठीक है, वहां का जो अंग्रेज था रेजिन लैंकालस्ट जिसका नाम था, वो वहां पे होता है। ठीक है, तो वो वहां से 1 करोड़ रुपए की जो है ये आमदनी लेता है, क्योंकि जो सूरत है वो मुगलों के अधीन था, और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंसी जो बना रखी थी या फैक्ट्री बना रखी थी वो अंग्रेजों ने वहां पे बना रखी थी मुगलों की अनुमति से। तो जो अंग्रेज है इनको 1 करोड़ रुपए देते हैं, क्योंकि उसको लूटते हैं, उस पर अटैक करता है। तो ये 1664 में थी। उसके बाद शाइस्ता खां, इससे पहले 1663, शाइस्ता खां को हमने पढ़ा है 1660 में तो औरंगजेब ने उसको भेजा था। और 1663 में जो शिवाजी ने उस पर अटैक किया था, जिसमें वो भाग गया था वहां से। उसके बाद तोरण की जो विजय है, ये तोरण की जो विजय है ये जो है 1646 में है। ठीक है, 1646 में है। तो ये आपको देख रहा है अब कौन सा टाइम राइट रहेगा आपको मिलान करने में। तो सबसे पहले तो यही आएगा, तोरण की विजय। तो आप देख लीजिए 4 कहाँ है? 4 इन दोनों में है। ठीक है, 4 इन दोनों में है, तो दोनों आगे चलना है। फिर उसके बाद आपका जाने वाला है किसके साथ? शाइस्ता खां, तो 3, तो 3 इसके साथ है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा? सेकंड पे सूरत की लूट आएगी, और उसके बाद फर्स्ट नंबर पे पुरंदर की संधि आएगी। तो आपका राइट आंसर जाएगा ये। ठीक है, अगर हमने सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हमें बिल्कुल भी इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। अगर नहीं पढ़ा होता तो गलती आती होती ही है। नेक्स्ट है, किसने कहा हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी? तो ये स्टेटमेंट जब मैंने आपको साहू पढ़ाया था, और साहू के बारे में, सॉरी, जब आप मैंने आपको बाजीराव प्रथम पढ़ाया था, बाजीराव प्रथम जो साहू के टाइम में ही था। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका बेटा बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठता है। कहते हैं काफी योग्य और वीर व्यक्ति था, एक कुशल सैनिक था, ये लड़ाकू पेशवा इसको कहा जाता था। इसने बड़ा वृत्त महाराष्ट्र की संकल्पना इसने की हुई थी। गोरिल्ला पद्धति को ये यूज करता था, छापामार गोरिल्ला पद्धति, ये सारी जो चीजें इसके अंदर थी। हिंदू पुनरुद्धारक ये था। तो ये सारी जो शिवाजी के बाद जो खूबियां आई थी वो बाजीराव प्रथम के बाद बाजीराव प्रथम में आती हैं। तो इसमें क्या था कि इसके बारे में कहा जाता था कि इसकी क्या, इससे पूछा गया था कि मुगलों के बारे में आपकी क्या राय है। तो इसने कहा एक जर्जर वृक्ष, मतलब पहले से जो जर्जर हो रखा है, जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। जो उसके आसपास के जो भी सूबेदार हैं, आसपास के जो एरिया वे तो खुद ही खत्म हो जाएंगे अगर हम मेन हेड को ही खत्म कर देंगे तो। ठीक है, क्लाइव ने बंगाल के नवाब के बारे में ऐसा कहा था।
बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के बारे में ऐसा कहा था, शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के लिए ऐसा कहा था, या औरंगजेब ने दक्षिण राज्यों के लिए? तो बाजीराव प्रथम जो पेशवा था उसने ऐसी स्टेटमेंट मुगलों के बारे में दी थी साहू को। ठीक है, जब इससे पूछा गया कि मुगलों के बारे में आपकी क्या राय है, तो उसने यही कहा था कि जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। बहुत सारी स्टेटमेंट है इसके बारे में। ग्रांड डफ ने कहा है कि वह हमेशा मतलब जो भी सोचता था, जो भी खाका खींचता था वो अपने माइंड से उसको पूरा करता था। ठीक है, रिचर्ड टेम्पल ने कहा कि वो शिविरों में ही शिविरों में ही जिया और शिविरों में ही लड़ते हुए मारा गया। शिविर की जगह खेमे लिखे होते हैं, खेमों में ही वो लड़ा और खेमों में ही लड़ते हुए मारा गया था, ऐसा उसके बारे में कहा गया है। रणभूमि में अपनी पत्नियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा, अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा तो किसने बढ़ावा दिया? तो ये सभी को पता है कि जब हम पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ रहे थे, और पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिव भाव को सूरजमल ने ये एडवाइस दी थी कि तू पत्नियों को, औरतों को, वहां पे बच्चों को वहां पे ना लेके जा। कहाँ ना लेके जा? पानीपत के युद्ध में। तो उसने इसकी एक बात नहीं मानी थी। तो कौन था वो था सदाशिव राव। सदाशिव राव, ठीक है। रघुनाथ राव तो आपको पता ही है कौन था, रघुनाथ राव। ये वही रघुनाथ राव है जो बाद में इस मुगल मराठा युद्ध, सॉरी, आंगल मराठा युद्ध के बीच जो झगड़े का कारण बनता है। ठीक है, तो ये बालाजी बाजीराव है। बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव का जो भाई था वो कौन था? ये था इसका भाई जो रहेगा सदाशिव राव था। सदाशिव राव मतलब इसके भाई का बेटा, चिमनाजी आपे का बेटा था सदाशिव भाव। ठीक है, बालाजी बाजीराव, सॉरी, ये बालाजी जो बाजीराव है ना, इस ये था इसका बेटा माधव राव। माधव राव का दूसरा भाई रघुनाथ राव। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाजीराव प्रथम है, जो बाजीराव प्रथम, उसका बेटा है बालाजी बाजीराव। ठीक है, और बालाजी बाजीराव का जो बेटा बड़ा है वो माधव राव था, और उसके बाद दूसरा रघुनाथ राव था। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। और जो ये सदाशिव राव है, चिमनाजी आपे का बेटा था सदाशिव राव। और ये जो ग्राउंड में वहां पे गया था पानीपत की लड़ाई में, और एक विश्वास राव था, ये भी पानीपत की लड़ाई में गया था। वो किसका बेटा था? विश्वास राव, वो इसका बेटा था। ठीक है, जो युद्ध में मारा गया था, और जो ये माधव राव को फिर बाद में गद्दी में बिठाया गया था। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो अष्टप्रधान समिति को लेकर रहेगा। अष्टप्रधान समिति, एक मिनट। ये अष्टप्रधान समिति जो है इसका विघटन कब होता है? अष्टप्रधान जो बनाया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? अष्टप्रधान जो बनाया गया था वो स्पेशली इसके द्वारा, क्या बोलते हैं, शिवाजी के द्वारा। अष्टप्रधान हम पढ़ रहे हैं ना, शिवाजी के द्वारा बनाया गया था। तो अष्टप्रधान 8 अधिकारी जो प्रशासन के थे, मेन 8 अधिकारी, वो शिवाजी के द्वारा बनाए गए थे। पर संभाजी ने उन अष्टप्रधान को खत्म कर दिया था। तो खत्म करने की बात पूछे तो संभाजी ने की थी। बाकी ताराबाई और साहू का कोई रोल नहीं है। शिवाजी का पुत्र था साहू, और जो है ताराबाई था। ताराबाई कौन थी? ताराबाई राजा राम की पत्नी। ठीक है, ताराबाई थी, क्योंकि राजा राम की 2 पत्नियां थी, और उसमें जो मेन ताराबाई है जो शिवाजी द्वितीय के साथ गद्दी पर बैठती है। उसके बाद संभाजी कौन है? ये इसका बेटा है, ये इसका पोता है, और ये इसके बेटे की वाइफ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी राज्य के अंतर्गत साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन क्या था? तो जो उसको 16 प्रांतों में बांटा हुआ था अपने प्रशासन को, ऐसा बताया गया है बुक में, किसने प्रांतों में अपने राज्य को बांटा गया था। प्रांत मतलब सूबे। ठीक है, उसके बाद आगे इसको परगनों में बांटा गया था। या तो परगनों लिखा होता है, या मोस्टली परगने ही लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो बांटा गया था, तरफ में बांटा गया, तरफ और मौजों में बांटा गया था। ठीक है, मौजों में बांटा गया था। तो पहले प्रांत आएंगे, प्रांत के बाद परगने, परगने के बाद तरफ, और तरफ के बाद गांव। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा आपका? फर्स्ट ही जाएगा। सबसे पहले उसने अपने पूरे राज्यों को प्रांतों, या जिसको सूबे भी लिखे जा सकते हैं, प्रांतों में बांटा हुआ था। उसके बाद परगनों में बांटा, उसके बाद तरफ या फिर मौजों में बांटा। तरफ भी लिखा आ सकता है, तरफ और मौजों दोनों में बांटा था। उसके बाद गांव में बांटा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि प्रांत सीरीज में लगाना, प्रांत तो सबसे पहले आएंगे और गांव सबसे लास्ट में आएंगे। बीच की 2 चीजें याद रखनी है कि पहले परगना, उसकी बाद तरफ। ठीक है, तरफ या मौजे। नेक्स्ट है
बालाजी बाजीराव ने निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? मराठा सेना से तोपखाने हटाए, ऐसा कोई परिवर्तन तो इसने नहीं किया। मराठा सेना में भाड़े पर इसने बहुत सारे गैर मराठा सैनिक भर्ती किए थे। बालाजी बाजीराव ने मराठा सेना में बहुत सारे गैर मराठे सैनिक इसने उसमें मतलब इंक्लूड किए थे। सैनिकों की छोटी छोटी जागीरें दी थी, हालांकि सैनिकों को उनके सैनिकों को नहीं, जो है जमींदारों जागीरदारों को इनको छोटी छोटी जागीरें दी थी, बाद में सैनिकों को भी दी जाने लगी थी। बट ये इतना इंपॉर्टेंट इसने नहीं किया था जितना इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा एक ही पूछा गया है ना, मराठा सेना में भाड़े पर गैर मराठा सैनिक भर्ती किए थे किसने? बालाजी बाजीराव ने। ये स्टेटमेंट याद रखनी है आपको कि मराठा सेना में भाड़े के जो सैनिक है वो किसने भर्ती किए थे? बालाजी बाजीराव ने। नेक्स्ट चलते हैं। शिवाजी ने 1676 के बाद बीजापुर में कौन कौन से दुर्ग छीनने में समर्थ रहा था? देखिए, जो वहां से ये वाला टाइम था, आपको पता है कि इसको गिरफ्तार कर लिया था औरंगजेब ने जयपुर भवन में, फिर वहां से कैद से ये भाग आया था। भाग आने के बाद इसने दोबारा से अपने किलों को जीतना शुरू कर दिया था। उसके बाद इसका जो अंतिम अभियान रहा था वो जिंजी का अभियान रहा था। तो पूछा गया वो कब था? 1677 से 1678 की बात है, जिसमें इसने कर्नाटक अभियान शुरू किया। कर्नाटक का अभियान जिसको जिंजी अभियान भी कहा गया है, जिंजी अभियान, ठीक है, ये लिखा हुआ है जो जिंजी अभियान 1676 के बाद की बात पूछी गई है। 1676 मतलब 77 से 78। और इसमें इसने क्या किया था? जब जिंजी अभियान किया था इसने सबसे पहले जिंजी को मदुरई, वेल्लोर, ये वाले एरियाज ने जीते थे। तो पूछा जा रहा है आपसे भी कौन कौन से दुर्ग इसने जीते थे? तो जिंजी और वेल्लूर। रामनगर नहीं, धर्मपुर नहीं, ये दोनों जीते थे, क्योंकि तीन जीते थे, हमें दो बताए गए हैं, इसमें दो पूछे गए हैं। तो आप एक और दो के साथ जाइए, ये वाला, ठीक है। शिवाजी का जो अंतिम अभियान था उसको कर्नाटक अभियान या जिंजी अभियान कहते हैं। और ये 1677 से 78 का रहता है। 1680 में तो शिवाजी की मृत्यु ही हो जाती है जब इसका अंतिम अभियान रहता है। स्पेशली जो है बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध भी ये वहाँ पे अभियान करता है। उसके बाद कर्नाटक जिंजी जिंजी अभियान में इसने जो है मदुरई, वेल्लूर, जो दक्षिण वाला एरिया है वहां को जीत लिया था और जिंजी को वहां की कैपिटल इसने बना दिया था। नेक्स्ट है शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहाँ ठहराते थे? अपने समुद्री बेड़े को वो कहाँ ठहराते थे? हमने तीन पढ़े हैं, कोलाबा, कल्याण और भेवड़ी। देखिए, उसके जो समुद्री बेड़े थे, नौसैनिक अड्डे जो हमने पढ़े हैं, कोलाबा पढ़े हैं, कल्याण और भीवड़ी। अब हमसे पूछा गया, दिए गए दो हैं और पूछा गया एक है कि कहाँ ठहराते थे। तो स्पेशली बुक में लिखा हुआ है कि शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का निर्माण किया था, जिसकी दो कमानें थी और एक कमान जो संभालता था मुस्लिम था और एक कमान जो संभालता था वो हिंदू था। पहला जो मुस्लिम था वो दरिया सारंग था और हिंदू था जो वो नायक था। तो स्पेशल कोलाबा के बारे में उसमें बताया गया है, तो हम राइट आंसर कोलाबा पे ही जाएंगे। समझ गए? शिवाजी अब के जो नौसैनिक अड्डे हैं वो कोलाबा, कल्याण और भिवड़ी बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है उसके तीन सैनिक अड्डे थे, पर कोलाबा में उसने एक बड़ा सा जहाजी बेड़ा बनवाया था जिसकी दो कमान थी। एक कमान दरिया सारंग संभालता था जो मुस्लिम था, एक कमान नायक संभालता था जो हिंदू था। तो ये इसके बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है। बाकी ये जो बसीन है, सालसेट है, ये पुर्तगालियों से 1739 में ये छीने गए थे। किसने छीने थे ये किसके द्वारा छीने गए थे? चिमनाजी आपे ने ये छीने थे। किसके टाइम में? बाजीराव प्रथम के बारे में, प्रथम ने के टाइम में पुर्तगालियों से छीने गए बसीन और सालसीट थे। बाकी कोलाबा और कल्याण जो है ये नौसैनिक अड्डे थे और मेन पूछा जाए तो वो कोलाबा था। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने शिवाजी को मध्यकालीन समय के सर्वाधिक रचनात्मक और प्रतिभावान व्यक्ति के बारे में कहा देखा है? मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतिहासकार है जो ये कह रहा है कि जो मैंने आज तक जितने भी व्यक्ति पढ़े हैं, मध्यकालीन समय में सर्वाधिक जो रचनात्मक है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, एक टैलेंट है, प्रतिभा व्यक्ति है, प्रतिभान, तो वो कौन है? तो वो शिवाजी है। और ये किसने कहा? यदुनाथ सरकार ने कहा। ये जो स्टेटमेंट दी है ये यदुनाथ सरकार ने कही है, ठीक है। और स्मिथ ने तो इसके बारे में गुंडा राज, डाकू राज्य कहा है। शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य स्मिथ के द्वारा कहा गया है, ठीक है। ये तो चीजें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट है रानाडे की एक स्टेटमेंट पूछी गई थी, हमने चौथ के बारे में दी गई थी कि चौथ कौन सा कर होता है। तो ये कहते हैं कि चौथ जो कर होता है वो होता है सैन्य कर, ये लेते थे सैन्य कर के बारे में इसने चौथ कर बताया है। तो सबकी अपनी अलग अलग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 1750 में एक मराठा राज्य में पेशवा सर्वशक्तिमान हो गया था। 1750 में मराठा राज्य में पेशवा सर्वशक्तिमान हो गया था। बिल्कुल यहाँ तक आते आते पेशवाओं की सारी शक्ति जो थी पेशवाओं के हाथों में आ चुकी है और पेशवाओं ने अपना मुख्यालय सतारा से पुनः स्थापित कर लिया था। ये तो बिल्कुल राइट ही है कि उनका जो मुख्यालय था वो पुणे में था क्योंकि सतारा में मराठों का था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अब पूछा गया ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो एक तो इनमें से गलत होना चाहिए, तो दो स्टेटमेंट तो ये जब होंगी। अगर इनमें से कोई भी एक गलत होता तो आप इन दोनों में से चेक करते, पर इन दोनों में से नहीं चेक करोगे क्योंकि दोनों ही राइट है। ठीक है, तो आप चेक करोगे ऊपर दोनों में से। 1750 में मराठों की जो शक्ति वो पेशवा के हाथों में आ गई थी क्योंकि उन्होंने अपना मुख्यालय सतारा से पुनः कर दिया था। ऐसा कहीं लग रहा है? आप बीच में ऐड कर लीजिए क्योंकि, बिकॉज मैं आपको ये कह रही हूँ कि मराठे बहुत शक्तिशाली हो गए थे क्योंकि उन्होंने सतारा से पुनः स्थापित कर लिया था। तो ये वाली चीजें नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। दोनों स्टेटमेंट राइट है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। पुनः उन्होंने स्थानांतरित किया था, इसका रीजन ये नहीं था कि पेशवा शक्तिशाली हो गए थे। पुणे में उन्होंने अपना केंद्र अपने कार्यालय के लिए बनाया था, पर शक्तिशाली होना और पुणे में जो सेंटर बनाना ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो 1750 तक मराठा राज्य में पेशवा शक्तिमान हो गए थे क्योंकि पेशवाओं ने अपना मुख्यालय सतारा से पुनः स्थानांतरित कर लिया था, ऐसा नहीं है। अगर ये पूछे, ऐसा कहा जाए कि 1750 तक मराठे राज्य ने पेशवा शक्तिमान हो गए थे क्योंकि सारी शक्तियां उन्हीं के हाथों में, कार्यकारिणी शक्तियां उन्हीं के हाथों में आ गई थी, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो हम मान सकते हैं कि भी ए और बी दोनों आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बट यहाँ ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये वाला राइट आएगा बी। ठीक है, शिवाजी के पोते, शिवाजी के जो पोते हैं साहू और कोल्हापुर में रहने वाली, एक मिनट, साहूज और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची और ताराबाई के बीच हुए गृह युद्ध। आपको पता है जब शिवाजी का जो पोता है साहू, जिसको औरंगजेब ने जेल में कैद कर दिया था, कब किया था? ये स्टेटमेंट आपको याद होगी। राजा राम जब गद्दी पर बैठा था, विशालगढ़ के जिले किले में उसको कैद किया गया था येसुबाई ने। येसुबाई साहू की माँ थी। ठीक है, साहू बहुत छोटा था, वो गद्दी पर बैठ के क्या ही करता, तो इसलिए उसने राजा राम को बैठा दिया था। ठीक है, राजा राम कौन था? राजा राम शिवाजी की दूसरी पत्नी का बेटा था। ठीक है, तो राजा राम गद्दी पर बैठ जाता है और गद्दी पर बैठने के बाद जो है वो तो भाग जाता है, जैसे वो अटैक करेगा औरंगजेब तो वो तो भाग जाता है और जिंजी के किले में जाके छुप जाता है। बट इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें स्पेशली साहू है, येसुबाई है, इनकी पत्नी सावित्री है और उसके बाद भवानी है, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जब ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, जब वापस साहू आएगा तो कोल्हापुर के में रहेगी उसकी चाची, इनके बीच युद्ध होता है। तो युद्ध होने के बाद गृह युद्ध में मराठा शासन में एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ था। इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई दिया? कह रहे कि जब ये व्यवस्था जब ये इनके बीच युद्ध हुआ तो इसको गृह युद्ध बोलेंगे क्योंकि उसकी चाची है और उसके बीच युद्ध हो रहा है। जब इनके बीच युद्ध होता है, जब युद्ध होगा तो एक नई व्यवस्था देखने को मिलती है। तो आप इनमें से ये बताइए वो कौन सी व्यवस्था थी? तो देखिए, मुगल संपूर्ण मराठा अक्षेत्रों से जजिया कर वसूलने के लगे थे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पेशवा मराठा साम्राज्य के, क्योंकि इन्होंने तो कोई जजिया कर दिया ही नहीं, ये तो हमेशा चौथ और सरदेशमुखी लेते थे। पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारिणी प्रधान बन गए थे, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। मराठा साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा का आरंभ हो गया था। मराठा साम्राज्य में सैनिकों को कर रहित भूमि प्रदान की जाने लगी थी। स्टार्टिंग में मराठा इनको नगद वेतन ही देते थे, कर व कोई भूमि ऐसी इनको नहीं दी जाती थी, मनसबदारी प्रथा यहाँ पर नहीं थी। तो हम किस स्टेटमेंट के साथ जा सकते हैं? पेशवा मराठा साम्राज्य की कार्यकारिणी प्रधान बन गए थे। वो कैसे बने थे? क्योंकि बालाजी विश्वनाथ का सबसे ज्यादा रोल था साहू को गद्दी पर बैठाने में, क्योंकि इसने इसकी चाची जो थी ताराबाई, उसका मेन सेनापति था जिसका नाम था जादव
ठीक है, जिसका नाम था जादव, उसको अपनी धनाजी जादव उसको अपनी तरफ कर लिया था। और ये सब साहू को बैठाने के बाद मेन कार्यकारिणी का जो मेंबर है, जिनकी देख रेख में सारे कार्य होने लगे थे, वो पेशवाओं के काल में, मतलब पेशवा के हाथों में आ चुके थे। अब वो कार्यकारिणी मतलब जो 8% थी ना, उनके एक जैसे सीरियल में भी दिखाया गया है कि जैसे साहू गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठते ही वो तुरंत इसको बालाजी विश्वनाथ को कहता है कि आप मुझे आठों के आठों नामों की सूची बनाकर दे दीजिए, जिस पर मुझे कौन कौन सा व्यक्ति रखना चाहिए। देखिए, शिवाजी अपने आप नियुक्त करता था और साहू ने इसको पेशवा को कहा कि आप मुझे आठों वो व्यक्ति नियुक्त करके दीजिए जिस पर मैं किसी ना किसी को पद पर बैठा हूं। और इसने उन आठों व्यक्तियों का नाम लिखा, जो बालाजी विश्वनाथ है, इसने आठों व्यक्तियों का नाम, भाई इस पद पर ये होना चाहिए, इस पद पर ये, क्योंकि ये तो जानता था कौन कौन कैसा कार्य करता है। तो उसने अपना नाम कहीं भी ऐड नहीं किया था उसमें, पेशवा पद के आगे भी इसने अपना नाम नहीं ऐड किया था, ठीक है, किसी और का नाम था पेशवा पद के आगे भी। तो फिर बाद में जो है साहू इसको कहता है कि अब मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल भी लालची नहीं है, इसलिए मैं पेशवा पद पर तुझे ही रखूंगा। तो ऐसी कुछ कहानी थी इससे रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं कार्यकारिणी प्रधान ये बन गए थे। नेक्स्ट है आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ, ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि प्रथम आंग्ल युद्ध में तो देवगांव की संधि हुई ही नहीं। तो उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, प्रथम आंग्ल युद्ध में देवगांव की संधि नहीं होती है। हमें पता है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें पहली संधि सूरत की होती है, ठीक है, पहली संधि कौन सी होगी? सूरत की होगी। तो देखिए, सारे के सारे आंग्ल मराठा युद्ध है, सूरत है पहले नंबर पे, सूरत की संधि होती है। सूरत की संधि कौन करेगा? लास्ट में इनके पास कौन भागेगा? राघोबा, ठीक है, राघोबा की एफआईआर दर्ज कराई जाती है क्योंकि राघव ने नारायण को मारा था, इसकी एफआईआर दर्ज कराई जाती है, ठीक है। तो इसकी जो कराई जाती है उसके बाद ये चिंतित हो जाता है कि अब मुझे अरेस्ट किया जाएगा और मुझे सजा होगी। तो ये अंग्रेजों की शरण में पहुंच जाता है राघोबा या रघुनाथ, और उनके साथ जाके संधि कर लेता है, सूरत की संधि। तो ये आंग्ल युद्ध होने से पहले संधि हुई थी, उसके बाद आंग्ल युद्ध हुआ था, ठीक है। सूरत की संधि होगी, उसके बाद जो दूसरे वाली संधि होती थी वो कौन सी थी? पुरंदर की संधि, ठीक है। जो नेक्स्ट संधि होती है पुरंदर की संधि, ठीक है। नेक्स्ट जो संधि रही है वो थी बड़गांव की संधि, बड़गांव। नेक्स्ट जो संधि थी इसकी जो लास्ट थी, सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि से ये युद्ध शांत होता है, ये होती 1775 में, 1776 में, 1779, 1782, ऐसे वो सब हमने याद किए हुए हैं, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा, फिर भी मैं एक बार साथ साथ आपको बता देती हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। तो साल बाई की संधि से ये युद्ध शांत हुआ था, प्रथम आंग्ल युद्ध, ठीक है। स्टार्ट हुआ था सूरत की संधि से, शांत हुआ था सालबाई की संधि से। तो 1782 में सालबाई की संधि से शांत हुआ था। तो ये वाला जो देवगांव वाला है ना, तो भाई ये तो है गलत। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई? बिल्कुल नहीं हुई, आपको पता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं, पहले में हुई थी सालबाई की संधि। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो सालबाई की संधि वो पहले में हुई थी, और जो है आपकी देवगांव की संधि है, कौन सी पूछी इसमें? हाँ, वो दूसरे में हुई थी, ठीक है। देवगांव की संधि है जो कौन से में होती है? वो दूसरे आंग्ल युद्ध में होती है। सुरजी अर्जुन की संधि है, देवगांव की संधि है, ये सारी की सारी कहाँ पे होगी? ये द्वितीय आंग्ल में होगी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के बाद अंग्रेजों के पेशवा पद समाप्त हो गया था, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरे वाले में जो है पेशवा पद समाप्त हो गया था। तो इसके लिए हमें सारी की सारी संधियाँ अच्छे से पढ़नी होती है। मेन चीज़ें आपको यही याद रखनी है कि संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए मैं स्पेशल टॉपिक पढ़ाया था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में देवगांव की संधि नहीं होती, चारों संधियां मैंने आपको बता दी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि नहीं होती, चार संधि होती है। मैं फिर से बता देती हूँ कौन सी थी चार संधि। सबसे पहले बसीन की संधि होती है, ठीक है। बसीन की संधि कब होगी? बसीन की संधि, बसीन की संधि तब होती है जब बाजीराव द्वितीय, ठीक है, ये कहानी आपको अच्छे से पता है, जो बाजीराव द्वितीय है वो भाग जाता है अंग्रेजों की शरण में। लास्ट और अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय।
बाजीराव द्वितीय हमेशा दौलत सिंधिया के साथ हाथ मिलाकर रखता था। उधर जो था जसवंत राव होलकर, वो उससे नफरत करते थे। जसवंत राव होलकर क्या कर रहा था, बहुत सारे एरिया को कैप्चर्स कर रहा था, ठीक है। और ये क्या करते, दोनों मिलकर उसके भाई विठ्ठल जी होलकर की हत्या कर देते हैं जसवंत राव के, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में उठता है। और सिंधिया, दौलत राव सिंधिया और सेकंड जो था आपका बाजीराव, उसके पीछे अटैक करता है, मतलब उनके पीछे भागता है उनको मारने के लिए, पुणे में अटैक करता है। और वहां से अमृत राव मतलब के बेटे विनायक राव को पुणे का जो मेन हेड बना देता है, जिससे बाजीराव प्रथम वहां से भाग जाता है। द्वितीय, बाजीराव द्वितीय वहां से भाग जाता है और किसकी शरण में जाता है, अंग्रेजों की शरण में। और जाके वो हेल्प मांगता है और संधि करने के लिए मजबूर करते हैं उसको, जिसको बसीन की, क्योंकि वो बसीन जगह पे जाता है तो बसीन की संधि होती है। और वो संधि ऐसी होती है जिसमें एकदम से मराठा जो है पेशवा है खत्म होने की कगार पे आ चुके थे। तो बसीन की संधि होती है। बसीन की संधि के बाद होती है देवगांव की संधि, जो पहले में पूछा गया। देवगांव की संधि के बाद होती है सुरजी अर्जुन की संधि, सुरजी अर्जुन की संधि, ठीक है। उसके बाद होती है जो लास्ट में होती है, वो होती है आपके राजघाट या राजपुर की संधि, ठीक है। अब देखिए बसीन की संधि हो जाएगी। जब ये बसीन की संधि हो जाएगी, जिसपे सिग्नेचर कौन करेगा, बाजीराव प्रथम। बाजीराव क्या प्रथम भाई, सेकंड है ये, ठीक है। अब मैं इसमें बार बार प्रथम बोलूँ ना, तो आप भी इस मिस्टेक को मत कर देना, क्योंकि ये जब गलती होती है, मेरे माइंड में तो द्वितीय रहता है पर बोल रही हूँ बार बार प्रथम है। तो क्योंकि प्रथम के बारे में बहुत पढ़ा है ना, तो इस ये जो संधि होती है 31 दिसंबर को, ठीक है। 31 दिसंबर 1802 में होती है, 1802 में होगी। उसके बाद जो है देवगांव की संधि होती है, देवगांव की, ये किसके साथ होती है, जो ये वाला आपका ये था ना बाजीराव द्वितीय, ये किससे बच के भागा था, ये होलकर से बच के भागा था, ठीक है। बट इसने यहाँ के बसीन की संधि की, उससे नाराज हो गया दौलत राव सिंधिया जो इसकी हेल्प कर रहा था। उसने कहता कि भाई हम कुछ और कंक्लूजन निकाल लेते, तुम अंग्रेजों की शरण में क्यों गए, वो तो मैं लूट लूट कर खाएंगे, कम से कम अपनों के साथ ही समझौता कर लेते तो बात बन भी जाती। और तुमने उनकी शरण ली और वो तो हमें पूरा लूटेंगे, तो उससे नाराज हो जाता है दौलत राव सिंधिया। और उसके साथ मिलते हैं रघुजी भोसले, ठीक है। भोसले ये दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते हैं। और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए जसवंत होलकर को भी बुलाते हैं, वो मना कर देता है। तो ये दोनों हार जाते हैं, सिंधिया भी हार जाता है और भोसले भी हार जाता है। तो अंग्रेज अलग अलग के साथ संधि करेंगे। तो पहले भोसले के साथ संधि करते हैं देवगांव की, और सुरजी अर्जुन की जो संधि है वो किसके साथ करेंगे, सिंधियाओं के साथ। और राजघाट की संधि है जो किसके साथ करते हैं, जसवंत होलकर के साथ। क्योंकि अंग्रेज कहेंगे भाई अब तू भी सहायक संधि स्वीकार कर ले, इसने भी कर ली सहायक संधि स्वीकार, इसने भी कर ली, इसने भी कर ली। और राजघाट की संधि करा के होलकर को भी कहते हैं भी तू भी स्वीकार कर ले, पर वो मना कर देता है। फिर उसके बाद युद्ध होता है, उसके बाद वो संधि स्वीकार कर लेता है, सहायक संधि, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ये मतलब पूरी सीरीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है तृतीयांगल युद्ध, मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा का वंशरोहित पद को समाप्त कर दिया। लास्ट जो संधि होती है पुना की संधि होती है तृतीयांगल युद्ध में, जो बाजीराव पर जबरदस्ती थोपी जाती है। और धीरे धीरे करके जो है ये सारी की सारी सत्ता खत्म करके और पेशवा पद समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा आपका, ओनली थर्ड। तो ओनली थर्ड ही आपका राइट आंसर इसमें जाएगा। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से सरजामी प्रथा किससे संबंधित है। सरजामी कहीं ना कहीं एक सरजामी जागीर हुआ करती थी, भूमि हुआ करती थी, सरजाम, ठीक है। और सरजामी प्रथा होती थी मराठों के भू राजस्व। ये जो जमीन थी ये जीवन निर्वाह करने के लिए मिलती थी जागीरदारों को, ठीक है। और ये पहले तो नॉर्मल ऐसे ही दे दी जाती थी, बाद में वंशाकरण हो गई थी, वंशानुक्रम हो गई थी मराठों के टाइम में। तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा है। मतलब एक जमीन होती थी, जमीन दे दी जाती थी, भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था किसको, जागीरदारों को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, जिसको सरजामी प्रथा बोला गया था। नेक्स्ट, ये जो सिंचाई कर है ये नहीं था, सिंचाई कर को कूप कर कहते थे। बाकी ये सिख सैन्य प्रशासन, मुगल शासन, ये हम इनके टाइम में ही पढ़ते हैं। मुगल मराठा राजस्व था ये, कुल मिला के आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है सालबाई की संधि कब होती है, सालबाई की संधि 1782 में। अब आपसे पूछा गया है सालबाई की संधि के संबंध किस युद्ध से है, तो किस युद्ध से है भाई, सालबाई का संबंध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है, ठीक है। तो इतना तो पता चल ही गया। आंग्ल मैसूर युद्ध हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं सारे के सारे, चारों के चारों। आंग्ल नेपाल युद्ध और आंग्ल जो है मराठा ये भी हमने पढ़े हुए हैं। आंग्ल नेपाल हम आगे पढ़ेंगे, नेपाल है, ब्रह्मा है, जो भी है वो। अंग्रेजों के किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि हुई है,
तो अभी अभी मैंने आपको बताया लास्ट में होलकर के साथ राजघाट की संधि हुई थी। ठीक है, जो है भोसलों के साथ कौन सी संधि हुई थी? देवगांव की संधि। तो नागपुर के भोसलों के साथ हुई थी देवगांव की संधि। इंदौर के होलकरों के साथ हुई थी राजघाट की संधि। और ग्वालियर के सिंधियाओं के साथ जो संधि होती है वो होती है सुरजी अर्जुन की संधि। सुरजी अर्जुन की संधि। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अभी गायकवाड़ के साथ कोई संधि नहीं हुई है। नेक्स्ट मिलान करना है। मिलान में आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है और ये आपका 67 से 69 पूछा गया। तो ये तो गलत है क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक था। ये तो आपका क्या रहेगा? आंग्ल मैसूर युद्ध था। 1769 7 से 69 तक क्या था? आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये आपका रोंग है पहले वाला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये राइट है। आपको पता है ना, हम 4 आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं। पहले वाला जो रहेगा वो ये रहेगा 67 से 69, ये पहले वाला रहता है। उसके बाद 17 से 1780 से 84 वाला जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध रहता है। और 1790 से 92 तक तृतीय आंग्ल मैसूर रहता है। और 1799 तक चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध रहता है। तो ये आपका जो राइट है ये वाला ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध हम पढ़ चुके हैं, आपके तुरंत से याद आ गया होगा। मराठे अभी अभी हम पढ़ ही रहे हैं, तो ये रोंग है। उसके बाद ये दोनों हमने पढ़े नहीं है, ये दोनों अभी हमें आगे पढ़ेंगे। तो प्रथम आंग्ल ब्रह्मा युद्ध और दूसरा जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल ब्रह्मा युद्ध भी यही है, राइट है। और उसके बाद जो है आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तो 848 में होता है, 848 में, और 49 तक चलता है। तो ये भी रोंग है। तो आपका ऑप्शन बी और सी राइट है, मतलब 2 और 3 आपका राइट है। तो राइट आपका ये है। ठीक है, अभी हम जब नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम सिख पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रह्मा जो भी हिस्से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिखों से रिलेटेड है, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ तक आपको याद हो चुके होंगे। मैसूर आपको याद हो चुका होगा, कर्नाटक अच्छे से याद कर लिया, अब मराठा अच्छे से याद कर लिया। बाकी अब जब नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे जब वो भी याद हो जाएंगे, और कभी भी आपसे मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो राइट आंसर ये है। नेक्स्ट चलते हैं। सालबाई की संधि में किसकी समाप्ति हुई थी? सालबाई की संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी, और अंतिम संधि थी जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो अभी मैंने आपको बताया था, बाजीराव द्वितीय ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पुणे की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो बाजीराव द्वितीय ने, बाजीराव द्वितीय ने किए थे किस पर? पुणे की संधि पर हस्ताक्षर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दौलत राव सिंधिया है, मल्हार राव होलकर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में भी है ना बहुत सारी संधियां पूछी जाती है जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, मंदसौर की संधि जो है वो होलकर के साथ हुई थी बाद में, और ग्वालियर की संधि जो है सिंधिया के साथ हुई थी। ठीक है, इनके साथ होती है तृतीय आंग्ल युद्ध में ग्वालियर की संधि। द्वितीय में तो अलग होती है ग्वालियर की संधि, और इनके साथ होगी मंदसौर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अलग संधि होती है, सुरजी अर्जुन की, देवगांव की, राजघाट की। ठीक है, प्रथम में अलग होती है बड़गांव की, ये सारी जो हमने पढ़ी है, बड़गांव की संधि है या फिर पुरंदर की संधि है या फिर सालबाई की, वो अलग होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अलग से होती है। सिंधियाओं के साथ जो होगी वो ग्वालियर की संधि होगी, और होलकर के साथ होगी जो है मंदसौर की संधि होगी, और बाजीराव द्वितीय है उसके साथ जो संधि होगी वो पुना की संधि होती है 13 जून को। ठीक है, आगे चलते हैं। वेलजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करने का तय किया था? वेलजली ने बाजीराव को जो बोला था ना कि मैं आपको पेशवा स्वीकार कर लूंगा, पर उसमें मुझे क्या बेनिफिट होगा, या आप क्या स्वीकार करोगे जिससे मैं आपकी बात मान लूं। तो उसने क्या किया था कि मेरे मरने के बाद पेशवा पद समाप्त कर देना। ऐसा नहीं था, ऐसा तो तृतीय आंग्ल युद्ध में हुआ था, ये द्वितीय की बात है। तो तृतीय में हुआ था, और तृतीय में भी ये नहीं कहा था इसने कि मुझे मेरे मरने के बाद पेशवा समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने अपने आप ही पेशवा पद को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने, इसने हाँ नहीं भरी थी।
गुप्त रूप से 15 लाख रुपए प्राप्त होने पर, ऐसा तो उसको 15 लाख रुपए मिले ही नहीं थे, उसने उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर, बिल्कुल उसने यहाँ पे द्वितीय बसीन की संधि जब की थी, उसने यहाँ पे सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। सिंधिया को उसकी जागीर के लिए, ऐसा कुछ नहीं, ये तो नहीं है, तो राइट आंसर जो आएगा सी जाएगा। क्योंकि बसीन के युद्ध में उसने जो है सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, और सहायक संधि जब उसने स्वीकार कर ली, जिससे फिर क्या हो जाता है, अंग्रेज मान जाते हैं कि भी हम आपको पेशवा स्वीकार कर लेंगे। निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठा अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे? तो सचमुच वंचित जो कहते हैं अपनी स्वतंत्रता से, वो बसीन की संधि में हुए थे। ठीक है, बसीन की संधि में हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि से शांत हुआ था, और ये पुरंदर की संधि है, ये होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ही, जो सेकंड संधि होगी युद्ध के बाद, जब ये हार जाते हैं और उसके बाद ही युद्ध जो संधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें अभी अभी हमने पढ़ा, और 82 तक चलता है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि इस युद्ध में कौन सा एक परिणाम था। ठीक है, ये परिणाम कौन सा था? ब्रिटिश जीत गए थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ना तो ब्रिटिश जीते थे ना मराठे जीते थे, अच्छे से कोई नहीं जीता था, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। इसमें हैदर अली का तो कोई रोल अभी संधि में इसमें नहीं है, मतलब इस वाले इसमें नहीं है अभी हैदर अली का रोल, यहाँ पे नहीं है। बस यहाँ पे इतना ही रोल है कि इस मराठा युद्ध नहीं जीते थे, ना ही ब्रिटिश युद्ध जीते थे। तो इन दोनों पक्षों में से सही से कोई युद्ध नहीं जीता था, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरे में है जो अंग्रेज जीतते हुए चले गए थे। ठीक है, तृतीय में भी अंग्रेज जीते थे, पर प्रथम का रिजल्ट क्या आया था, इन पक्ष में कोई भी नहीं जीता था। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाती है आज की क्लास। और नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी, नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड रहेगी, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, और आप ध्यान से पढ़ना, और हर टॉपिक की, हर क्वेश्चंस की डिटेल में जाने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने आपको इतना ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताई है, हालांकि मैंने हर क्वेश्चन को ओपनली बताया, क्योंकि मैंने इन टॉपिकों को पहले अच्छे से क्या कर दिया था, पढ़ा दिया था, समझा दिया था। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये वाला पहले मैंने इसकी 4-5 क्लास आपको डिटेल बताई है, उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन आंसर लिए हैं। स्पेशली इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दिया, और जल्दी से आपके क्वेश्चंस कराए हैं कि आपको ये पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। और आई होप आपको क्लास पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक और अपने प्यारे से कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बस क्लास देखिए और ऐसे सुन के, जब इतना टाइम 1 घंटा आप अपनी क्लास के लिए देते हो, तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट तो आपको बनता ही है ना। ओके, बाय बाय।